यस टुडे स्टूडेंट, सबसे पहले अपन बायोलॉजी के अंदर जो सेकेंड यूनिट आती है वो है पादप कार्यकी विज्ञान। पादप कार्यकी विज्ञान जो बायो के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर की है, जिसमें कई सारे चैप्टर्स आते हैं, जैसे गैसों का परिवहन है, प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, गति है, एंजाइम है, एंजाइमों की क्रियाविधि है। ये सारे टॉपिक पादप क्रिया के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन पादप कार्यकी विज्ञान को स्टार्ट करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी या पादप कार्यकी। पादप कार्यकी का यदि अपन शाब्दिक अर्थ देखें तो प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियो और लॉजी इन दोनों से ये मिलकर बना है। फिजियो मीन्स होता है शारीरिक क्रियाएं। शारीरिक क्रिया पादप के अंदर कौन सी हो सकती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, गति, गैसों का परिवहन आदि। सेकंड लॉजी या लोगस, जिसका अर्थ होता है टू स्टडी, मीन्स अध्ययन करना। इसका मतलब फिजियोलॉजी का मतलब क्या हुआ? पादप शरीर के अंदर होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करना। राइट, नेक्स्ट देखते हैं जो पादप क्रिया के विज्ञान है, पादप कार्यकी, इसका जनक कौन है? तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी जिसका होता है जनक है मिस्टर स्टीफन हेल्स। यदि अपन फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी देखें, भारतीय पादप क्रियात्मक पादप कार्यकी विज्ञान का जनक, तो वह है जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस। ठीक है, पादप क्रियात्मक विज्ञान पादप कार्यकी के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो हम शुरू करेंगे वो है विसरण। क्या है वो? विसरण। विसरण का पादपों के अंदर, पादपों में होने वाली क्रियाओं के अंदर एक बहुत विशिष्ट महत्व होता है। जैसे सबसे ज्यादा होता है पदार्थों के परिवहन के अंदर। किसमें? पदार्थों के परिवहन में। पदार्थों के परिवहन के अंदर भी देखें तो सबसे ज्यादा किसमें मानेंगे अपन? गैसों का परिवहन। पादप शरीर के अंदर गैसों का जो परिवहन होता है वो केवल किसके द्वारा होता है? विसरण की क्रिया के द्वारा ही होता है। ठीक है, यदि अपन पदार्थों के विसरण की बात करें तो विसरण की जो पदार्थों के परिवहन की जो क्रिया दो विधियों द्वारा होती है, एक पैसिव यानी निष्क्रिय विधि और एक होती है एक्टिव यानी कि सक्रिय विधि। निष्क्रिय विधि का मतलब क्या होता है? एक ऐसी विधि जिसमें एटीपी रूपी ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। एटीपी रूपी ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है, साथ ही पदार्थों के अणु या आयनों का जो मूवमेंट होगा, गति होगा, वो मैक्सिमम सांद्रता वाले क्षेत्र से मिनिमम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है। इस क्रिया में एटीपी का यूज न होने के कारण इसको अपन क्या बोलते हैं? निष्क्रिय विधि। निष्क्रिय विधि द्वारा जो पदार्थों का परिवहन होता है उसमें दो विधि होती है, एक तो विसरण क्रिया के द्वारा और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मतलब सुगमीकृत विसरण। वे पदार्थ जिनके अणु या आयन छोटे होते हैं उनका आसानी से विसरण हो जाता है। ठीक है, लेकिन वे पदार्थ जिनके अणुओं का आकार कुछ बड़ा होता है उनका जो विसरण होता है झिल्ली पर उपस्थित एक विशेष प्रकार की प्रोटीन अणुओं के द्वारा होगा। उन अणुओं को अपन बोलते हैं पोरीन्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पोरीन्स कहा जाता है। तो ये पोरीन्स के माध्यम से बड़े आकार के अणुओं का जो मूवमेंट है वो अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर आसानी से हो जाता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सामान्य डिफ्यूजन, इन दोनों ही क्रियाओं में एटीपी का उपयोग नहीं होता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? निष्क्रिय विधि, निष्क्रिय विसरण। इसके बाद अपन देखें जो विसरण की क्रिया है, विसरण की क्रिया में जो अणुओं का गमन होता है, अणु, आयन या परमाणुओं का जो मूवमेंट होता है, गमन होता है, अधिक
सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर, उसमें किसी भी जीवित झिल्ली का उपयोग नहीं होता है। इसका मतलब इसमें जीवित माध्यम का कोई योगदान नहीं है, जीवित सिस्टम का कोई योगदान नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अजैविक या भौतिक विधि। ये एक मुख्य बिंदु है, ध्यान रखना आपको हमेशा। विसरण की क्रिया एक अजैविक या भौतिक क्रिया है। क्यों बताई थी? क्योंकि इसमें किसी भी जीवित तंत्र का, जीवित झिल्ली का उपयोग नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं विसरण की जो क्रिया है वो विक्रिया होती क्या है। तो विसरण की क्रिया में पदार्थों के आयन या परमाणुओं का, विसरण की क्रिया क्या होती है इसके डेफिनेशन ध्यान से समझें। पदार्थों के अणु, आयन या परमाणुओं का अपनी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। अतः पदार्थों के अणु या आयन जब अपने उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं तो वह घटना क्या कहलाती है? विसरण कहलाता है। ठीक है, विसरण की जो क्रिया है तब तक होगी जब तक कि दोनों भिन्न सांद्रता वाले क्षेत्र में अणुओं की सांद्रता एक समान न हो जाए, तब तक ये विसरण की क्रिया होगी। अर्थात विसरण की क्रिया तब तक होती है जबकि दोनों माध्यमों में अणु, आयन या परमाणुओं का जो गमन एक समान न हो जाए, तब तक विसरण की क्रिया कंटिन्यूअस होती है। जैसे कमरे के कोने के अंदर अपन यदि अगरबत्ती लगा दी जाए या परफ्यूम की बोतल का मुख खुला छोड़ दें तो गैस के अणु या गंध के अणुओं का गमन उन चारों तरफ होगा, संपूर्ण कमरे में अणुओं का गमन होगा जब तक कि पदार्थों का या उन अणुओं का वितरण एक समान न हो जाए। इसी तरीके से विसरण की जो क्रिया है, इसमें जो विसरण करता है कौन? अणु, आयन या परमाणु। तो विसरण की क्रिया में अणुओं का जो गमन है वो किस पर निर्भर करता है? अणुओं की गतिज ऊर्जा। ठीक है, अणुओं की गतिज ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी विसरण की क्रिया भी उतनी ही अधिक होगी। अर्थात ये कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा के कारण ही अणुओं की जो गमन है उस गमन में समान रूप से गमन करने की प्रवृत्ति उसके अंदर होती है। एग्जाम्पल देखें अपन, अभी आपको बताया था गंध के अणुओं का गमन होना, कि कमरे के कोने के अंदर अपन यदि परफ्यूम छिड़कते हैं तो गंध के अणु संपूर्ण कमरे में फैल जाता है। इसी तरीके से यदि हम एक बीकर में जल लेकर उसमें कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डालते हैं तो कॉपर सल्फेट की जो क्रिस्टल है उस जल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, गमन कर जाते हैं, जिसके कारण उस पानी का जो रंग है वो नीला हो जाता है। क्या हो जाता है? नीला हो जाता है, हल्का नीला भी कह सकते हैं अपन। इसी तरीके से यदि इस जल के अंदर अपन KMnO4 डाल दें तो कुछ समय बाद KMnO4 संपूर्ण जल को कवर करेगा, संपूर्ण जल में घुल जाएगा, जिसके कारण उस विलयन का जो रंग है वो लाल बैंगनी हो जाता है। इसी प्रकार ऊष्मा का प्रसार भी क्या है? एक प्रकार का विसरण की क्रिया ही है। ठीक है, विसरण की क्रिया में ध्यान देने वाली बात है, विसरण की जो क्रिया है वो तीनों माध्यमों में होती है, ठोस, द्रव और गैस। विसरण की क्रिया ठोस, द्रव व गैस इन तीनों ही माध्यमों में होती है, लेकिन गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होने के कारण विसरण की क्रिया गैस में सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम और ठोस में सबसे कम होती है। यदि हम ठोस को अतिरिक्त ऊष्मा दें तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है, जिसके कारण उसमें भी विसरण क्रिया बढ़ सकती है। जैसे होता है ना, लोहार होता है, अपना उस हीट दे करके लोहे को पिघला देता है, लोहे को अन्य आकारों में बदल देता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? विसरण की क्रिया ठोस, द्रव व गैस तीनों ही माध्यमों में होती है, लेकिन गैस में
सबसे ज्यादा, द्रव्य उससे कम, और सबसे कम किसमें होती है? ठोस में होती है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक और आता है, वो है स्वतंत्र विसरण। क्या होता है? क्या? स्वतंत्र विसरण। स्वतंत्र विसरण का मतलब होता है कि एक पदार्थ के अणु या आयनों का जो गमन होता है वो दूसरे पदार्थ के अणु या आयनों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। अर्थात प्रत्येक पदार्थ के अणुओं का विसरण दूसरे पदार्थ के अणुओं के विसरण से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। जैसे जब पादप शरीर में गैसों का विसरण होता है तो पादप शरीर में श्वसन क्रिया के फलस्वरूप निकलने वाली CO2 आसानी से बाहर निकल जाती है, जबकि वायुमंडल में अन्य गैस उपस्थित है या नहीं उसके ऊपर उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरीके से श्वसन क्रिया होती है तो ऑक्सीजन को वो बाहर से अंदर की ओर टेक करेगा, इनटेक करेगा, लेगा, तो उस पर बाह्य वातावरण और ऊपर से गैसों, अन्य गैसों के अणुओं की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ के अणु या आयनों का जो विसरण होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है, इसलिए अपन इसको क्या बोला? स्वतंत्र विसरण। ठीक है। अब आप देखिए हमारा टॉपिक आता है विसरण दाब, डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर अर्थात विसरण दाब, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसको डीपी। क्या बोलते हैं इसको? डीपी। जब विसरण की क्रिया होती है, ध्यान से देखें, जब विसरण की क्रिया होती है तो अणुओं का गमन होता है, मतलब विसरण होता है। तो अणुओं के गमन होते समय अणुओं के मध्य जो दाब लगता है, प्रेशर लगता है, उसी को क्या बोलते हैं? विसरण दाब। क्या लिखा है? विसरण की क्रिया में विसरित होते समय अणु, आयन या परमाणुओं के मध्य लगने वाला दाब क्या कहलाता है? विसरण दाब कहलाता है। इस विसरण दाब किसके कारण होता है? दो अलग अलग सांद्रता वाले जो माध्यम होते हैं, दो अलग अलग सांद्रता वाले जो पदार्थ होते हैं, उनमें पदार्थों की सांद्रता के भिन्नता के कारण ही ये विसरण दाब उत्पन्न होता है। एक तरफ पदार्थों के अणुओं की सांद्रता ज्यादा और दूसरी तरफ पदार्थों के अणुओं की सांद्रता कम है, तो दोनों अलग अलग क्षेत्र, दोनों अलग अलग माध्यम है, दोनों में अणुओं की सांद्रता अलग है, तो निश्चित रूप से दोनों पदार्थों के बीच में क्या उत्पन्न होगी? एक विसरण दाब उत्पन्न होगा। तो इस विसरण दाब के कारण जो अणुओं का गमन होता है वो कहां से जाएगा? अधिक दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर गमन करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पदार्थों विसरण दाब के आधार पर पदार्थों के अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से, या फिर कह सकते हैं अधिक विसरण दाब वाले क्षेत्र से निम्न या लो विसरण दाब वाले क्षेत्र की ओर होता है। इसका अपन एक एग्जांपल देखते हैं कि जो फुटबॉल होता है, फुटबॉल के अंदर गैसों की सांद्रता बहुत ज्यादा है। इसका मतलब गैस के अणु बिल्कुल पास है तो उनके मध्य विसरण दाब बढ़ेगा। जैसे ही हमने उस फुटबॉल के ब्लेडर का मुंह खोला या उसको पंक्चर किया, तुरंत गैस के अणु बाहर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? गैस के अणु बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फुटबॉल के ब्लेडर के बाहर गैस के अणु के मध्य विसरण दाब कम है और फुटबॉल के अंदर जो गैस के अणु भरे हुए हैं उनका विसरण दाब ज्यादा है। ठीक है ना? तो इस कारण फुटबॉल के ब्लैडर का मुख खुला छोड़ देते हैं तो अंदर से गैस के अणु तुरंत बाहर निकल जाते हैं। किस पर निर्भर करता है? विसरण दाब। अब आता है हमारे पास कि विसरण की जो क्रिया है, इस विसरण क्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ठीक है। सबसे पहला आता है टेम्परेचर। विसरण की दर तापमान के अनुक्रमानुपाती होती है। विसरण की दर तापमान के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात पदार्थ के अणुओं के मध्य पदार्थ के अणुओं को जितना ताप होगा उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। पदार्थ के अणुओं में टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अणुओं का विसरण भी उतनी जल्दी होगा, तेज होगा। जैसे बताया था कि विसरण की क्रिया गैस, द्रव और ठोस तीनों ही माध्यमों में होती है। तो हमने बोला कि लोहा जो लोहे पर कार्य करता है उस लोहे को अलग अलग आकार में बदल देता है। कब बदलता है? जब उसको हीट मिलती है, यानी ऊष्मा पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं जिससे उसका आकार चेंज हो जाता है। या फिर अपन देखें कि एक पात्र के अंदर अपन ने पानी लिया और उसमें कुछ विरल पदार्थ डाले
विलयन पदार्थ डालने के बाद वो जो विलयन बनेगा यानी घुलने की जो दर होगी वो स्लो होगी। लेकिन यदि उसमें ऊष्मा दिया जाए, यदि उसको घुलने के लिए ऊष्मा दी जाए तो वो तुरंत घुलने लग जाता है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के कारण अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो विसरण क्रिया भी बढ़ेगी। ठीक है। सेकंड आता है विसरण की दर स्वयं के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है। अर्थात विसरण की दर स्वयं के अणुओं की सांद्रता के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। ये लिखा हुआ है कि विसरण की दर स्वयं के अणुओं की सांद्रता, अर्थात गैस में गैस के अणुओं की सांद्रता बढ़ाएं, द्रव में द्रव के अणुओं की सांद्रता बढ़ाएं तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, विसरण की दर बढ़ेगी। लेकिन यदि अपन किसी विलायक में विलय पदार्थ डाल रहे हैं तो क्या बनेगा? विलयन। और विलयन बनता है तो उसकी सांद्रता बढ़ेगी और विसरण दाब कम हो जाएगा। इसका मतलब किसी विसरण की दर विलय पदार्थों की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब विलायक में यदि विलय की सांद्रता बढ़ाते हैं तो विलयन बनता है, और विलयन में विलय की सांद्रता अधिक होने के कारण विसरण की दर कम हो जाती है। जैसे पानी के अंदर, पानी का एक विलायक है, यदि अपन गिलास में पानी को भरकर फैलाएं तो आसानी से फैल जाएगा। लेकिन उस पानी में अपन शर्करा के कण डाल करके एक उसको गाढ़ा कर दें, विलयन बना दें तो उसमें फैलने की दर कम हो जाती है। ठीक है। तो हमने क्या बोला? विसरण की दर स्वयं के अणुओं की सांद्रता की तो समानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, लेकिन विलय की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ में आया? अब आप देखें इसी के आधार पर कि जल का है प्योर विलायक है तो विसरण की दर सबसे ज्यादा, इससे कम दूध के अंदर, दूध के बाद सॉस जो एक विलयन बन गया उसमें विसरण दर कम है। यदि इससे आगे शहद की बात करें तो इसमें सांद्रता और बढ़ जाती है, विलय की सांद्रता, शुगर की सांद्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इस कारण इसमें विसरण दर कम होगी। यदि इससे और आगे देखिए जो डामर होता है वो बहुत कम फैलता है। क्यों? क्योंकि इसकी विसरण की दर बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विलयन की सांद्रता बहुत ज्यादा है। ठीक है। इसी तरीका से एक और टॉपिक आता है विसरण की जो क्रिया उसको प्रभावित करने वाला, वो है विसरण दाब प्रवणता। विसरण दाब प्रवणता का मतलब होता है कि जो दो भिन्न अलग अलग जो क्षेत्र हैं, एरियाज हैं, जहां पर अणुओं की सांद्रता अलग अलग है, उन अणुओं की भिन्न सांद्रता और दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? विसरण दाब प्रवणता। यदि अपन विसरण दाब प्रवणता को बढ़ाते हैं तो विसरण की दर बढ़ेगी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं विसरण की दर अनुक्रमानुपाती या समानुपाती विसरण दाब प्रवणता। इसका मतलब यदि विसरण दाब प्रवणता ज्यादा होती है तो विसरण की दर बढ़ेगी, और विसरण दाब प्रवणता यदि कम है तो विसरण की दर भी कम होगी। तो ये विसरण की जो क्रिया है ये पादपों में इसका एक बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। विसरण की जो क्रिया है इसमें विशेष क्रिया जो पादपों में इसका बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है। समझ में आया आपको?